जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नया चैप्टर राइट ऑफ इक्वालिटी का, जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, जो कि आर्टिकल 15 में डिफाइन होता है। तो चलिए इसको हम डिटेल से देखते हैं। आर्टिकल 15 प्रोवाइडेड दैट state shall not discriminate against any citizen on ground only for religion, race, caste, sex, place of birth. ओके, तो क्या बता रहा है आर्टिकल 15? क्या प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 15 प्रोवाइड करता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी सिटीजन को, ऑन ग्राउंड की, किस ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे देखिए ओनली शब्द का यूज किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है ओनली। इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि ओनली का मतलब क्या है। ओनली का मतलब कि सिर्फ जो ये 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखे हैं ना, कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, ओनली सिटीजन, ओके, एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी भी सिटीजन को, किस ग्राउंड पे? कि उसके रिलीजन पे, उसके रेस पे, कास्ट पे, सेक्स पे और प्लेस ऑफ बर्थ पे। और इन पांचों के अलावा अगर और कोई पॉइंट आता है तो उस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, जो हम आगे देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। टू क्रूशियल वर्ड इन दिस प्रोविजन आर, कौन कौन से हैं? 2 क्रूशियल वर्ड, जिसमें पहला है डिस्क्रिमिनेशन एंड दूसरा है ओनली। चलिए, 2 क्रूशियल वर्ड हैं इस आर्टिकल 15 में, जिसमें पहला है डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा है ओनली। चलिए देखते हैं। वर्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन with regard to or to distinguish unfavorably from others. Okay, तो डिस्क्रिमिनेशन का बेसिकली मीन्स यही है कि ये डिस्टिंग्विश करता है अनफेवरेबिलिटी ऑफ फ्रॉम अदर्स, की किसी अदर के फेवर में कोई भी ऐसी चीजें नहीं की जा सकती हैं। आगे देखते हैं। यूज ऑफ द वर्ड ओनली कैनोटेड दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड इज नॉट प्रोहिबिटेड। ओके, यहाँ पे जो ओनली है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि और किसी ग्राउंड पे अगर डिस्क्रिमिनेशन स्टेट करता है तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है। ओके, वो प्रोहिबिटेड नहीं है। सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 15 के अंडर। अदरवाइज अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन स्टेट के द्वारा किया जा रहा है तो दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 से दैट no citizen shall be subject to any disability, liability, restriction on or condition on ground only of religion, race, caste, sex and place of birth with regard to पहला पॉइंट क्या है? access to shop, public restaurant, hotels, place of public entertainments। दूसरा पॉइंट क्या है? use of wall, tank, bathing ghat, road and place of public resort maintained only wholly and partly by the state fund or dedicated to use the general public। ओके, चलिए देखते हैं कि जो सेकेंड प्रोविजन है आर्टिकल 15 का, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि नो सिटीजन, कोई भी सिटीजन shall be subjected to any disability, liability or restriction or condition on ground of only religion, race, caste, sex or place of birth with regard to। ओके, कि आर्टिकल 15 का जो दूसरा पहला प्रोविजन तो ये हो गया कि भाई आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, है ना। दूसरा प्रोविजन क्या हो गया? आर्टिकल 15 का जो दूसरा प्रोविजन है वो ये बताता है कि कोई भी जो इंडियन सिटीजन है वो सब्जेक्ट नहीं है किसी भी डिसेबिलिटी का, किसी भी लाइबिलिटी का, किसी भी रिस्ट्रिक्शन का और किसी भी कंडीशन का, कि अगर उसको इस ग्राउंड पे ये सारी चीजें लगाई जा रही हैं, उस पे फोर्स की जा रही हैं कि कौन सा ग्राउंड पे? कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ विथ रिगार्ड टू, कि किस रिगार्ड पे, कौन सा ऐसा रिगार्ड है, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसपे ये सारे डिस्क्रिमिनेशन
लाइबल नहीं होंगे, ये सारे डिस्क्रिमिनेशन इम्प्लीमेंट नहीं होंगे कि एसेस टू शॉप, कि अगर आप दुकान में जाना चाहते हैं तो कोई भी दुकानदार आपको इन सब चीजों पे प्रोहिबिट नहीं कर सकता है। देन पब्लिक रेस्टोरेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इन सब चीजों, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकते हैं। होटल में जा रहे हैं या प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में जा रहे हैं या किसी भी वेल का, किसी भी टैंक का, बाथिंग घाट का, रोड का, या किसी भी पब्लिक प्लेस, रिजॉर्ट या किसी भी ऐसी चीज को आप यूज कर रहे हैं जो कि होली या तो पूरी तरीके से या पार्टली रूप से स्टेट के फंड से मेंटेन होता है या बनाया गया है, तो वहां पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, तो बेसिकली बात ये कही गई है इसमें कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी शॉप में जाता है, किसी भी रेस्टोरेंट में जाता है, किसी भी होटल में जाता है, किसी पब्लिक प्लेस पे जाता है, या कोई भी ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को यूज करता है, तो उसको प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता है। किस ग्राउंड पे? सिर्फ इस ग्राउंड पे कि उसके रिलीजन पे, कि उसके रेस पे, कास्ट पे, सेक्स पे और प्लेस ऑफ बर्थ पे। ओके, समझ आई बात? बहुत ही डिटेल से मैं समझा रही हूँ ये चीजों को, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन फिर फंसाता है। जब क्वेश्चन डिटेल का क्वेश्चन आता है, जब मॉड्यूलर क्वेश्चन आता है, तो यहीं से फिर क्वेश्चन ऐसा एक पॉइंट दे देगा जिसमें कि आप फंस जाएंगे, है ना। इसके लिए ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि भाई साहब, अगर कोई इंसान है और अगर वो उसकी कोई इंडिविजुअल है और उसकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, पर्सनल प्रॉपर्टी है। मान लीजिए कि किसी की बिल्डिंग है, अब वो उसकी होगी पर्सनल प्रॉपर्टी। अब आप बोल रहे हैं कि भाई हमें तुम अपने बिल्डिंग में क्यों नहीं आने दे रहे, हमारा तो हो गया फंडामेंटल राइट 15 वॉयलेट। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, है ना। ऐसे तो फिर किसी के घर में कोई जाके रहने लगे आर्टिकल 15 के नाम पे। लेकिन ये नहीं है कि कोई शॉप है, कि दुकान है, चलो रेस्टोरेंट है, कि आपने ओपन भी किया है तो क्यों, कि पब्लिक के क्या बोलते हैं, पब्लिक बिजनेस के लिए आप या वो चीज पब्लिक से पूरी मतलब बल्क ऑफ द पीपल से रिलेटेड है, देन यू कैन नॉट prohibit the point to come and out for your entities, okay, for your territory and all that, okay। तो बेसिकली बात ये कही गई है कि अगर पब्लिक चीजें, प्राइवेट चीजें भी हैं, इंडिविजुअल चीजें भी हैं, लाइक रेस्टोरेंट, रोड, होटल्स, स्पा एंड द पब्लिक प्लेसेस कुछ हो गए, है ना, तो वहां पे भी आप इंडियन सिटीजन को प्रोहिबिट नहीं कर सकते हैं कि किसी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। इसके अलावा अगर कोई भी आधार होता है तो आप उस पर प्रोहिबिट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दिस provision prohibit discrimination both by the state or private individuals, while former provision prohibit discrimination only by state। ओके, तो जो सेकेंड प्रोविजन है ना, जो सेकेंड प्रोविजन है आर्टिकल 15 का, वो क्या प्रोहिबिट करता है? वो प्रोविजन प्रोहिबिट करता है कि स्टेट या प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। अब जो ये शॉप की बात होगी, अब जो रेस्टोरेंट की बात होगी, होटल की बात होगी, है ना, तो ये सब क्या है? ये सब तो कोई ना कोई इंडिविजुअल का ही होगा। बहुत कम ऐसे होंगे कि जो धर्मशाला टाइप के होंगे या कुछ ऐसे जो स्टेट वेलफेयर के थ्रू चलाए गए होंगे। मैक्सिमम तो चलाया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा। तो इंडिविजुअल भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ना कि आपको स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। ओके, चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी है अपना 4 एक्सेप्शन दिया गया है। इसमें भी जो हमारा नॉन डिस्क्रिमिनेशन का आर्टिकल है, आर्टिकल 15, उसमें भी 4 एक्सेप्शन बताए गए हैं। चलिए हम एक्सेप्शन देख लेते हैं। स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर विमेन इन लोकल बॉडी और प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ओके, तो आर्टिकल 15 का जो एक्सेप्शन है वो क्या बताता है कि ये स्टेट को परमिट देता है कि भाई आप कोई भी ऐसा स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो विथ रिगार्ड टू विमेन एंड चिल्ड्रन, कि आप विमेन के वेलफेयर के लिए, किसी चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए आप कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो। तो वहां पे ये वॉयलेट नहीं होगा हमारा आर्टिकल 15। एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पे कि रिजर्वेशन, जो वुमेन को सीट का रिजर्वेशन मिलता है, जो चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन मिलती है, जो छोटे बच्चों को मिलती है ना फ्री एजुकेशन, 1 से 6 तक के बच्चों को, और फिर 8वीं तक के बच्चों को शायद मिड डे मील वगैरह, ये सारा प्रोविजन, ये सारे चीजें मिलते हैं। तो आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि भाई
अब पीएचडी जो कर रहा है, अब वो नहीं बोल सकता कि अच्छा ये छोटे बच्चे को तुम बड़ा मिड डे मील दे रहे हो, अब हमें भी चाहिए मिड डे मील। या तो कोई ये नहीं बोल सकता कि क्यों विमेन को रिजर्वेशन तुम क्यों दे रहे हो भाई, विमेन को हमारा तो फंडामेंटल राइट 15 वायलेट हो गया। तो ये नहीं, ये अगर जहाँ पे विमेन को रिजर्वेशन मिल रहा है और जहाँ पे किसी भी अदर सोसाइटी को, किसी भी अदर बैकवर्ड क्लास को कोई भी के लिए उसके वेलफेयर के लिए कोई भी प्रोविजन बनाया जा रहा है, तो वो आर्टिकल 15 को वायलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर advancement of any socially and educationally backward class of citizen or for the scheduled caste or scheduled tribe ओके। तो स्टेट को आर्टिकल 15 का जो एक्सेप्शन है वो स्टेट को क्या परमिट करता है, वो परमिट करता है कि वो कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकता है एडवांसमेंट के लिए किसी भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के सिटीजन को और उसके शेड्यूल या तो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के किसी भी सिटीजन के लिए। एग्जाम्पल में फिर वही रिजर्वेशन की बात कही गई है ना। चलिए आगे देखते हैं, स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रिगार्डिंग देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट whether aided or unaided by the state except the minority educational institute। बहुत ध्यान से समझने की बात है कि स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 15 का जो एक्सेप्शन पॉइंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है किसी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के एडवांसमेंट के लिए जो कि इंडियन का सिटीजन भी हो, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को किस रिगार्डिंग में एम्पावर करता है स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए, कि एडमिशन के लिए, कि अगर वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहें, एसटी एससी और कोई भी ऐसा बैकवर्ड क्लास ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो वो स्टेट के पास प्रोविजन है कि वो बना देगी कोई भी स्पेशल प्रोविजन। लेकिन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए बनाएगी? प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बनाएगी, और या तो कि बनाएगी जो एडेड या अनएडेड है बाय स्टेट से। लेकिन वो किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये प्रोविजन नहीं बना सकती है। देखिए जब क्वेश्चन आप यहाँ पे जब ट्विस्ट करेगा तो ये इसी पॉइंट पे ट्विस्ट करेगा, ये इस पॉइंट पे करेगा ट्विस्ट कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या वो प्रोविजन बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 15 के एक्सेप्शन के लिए? तो नहीं, यहाँ पे नहीं बना सकता। बाकी कोई भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट से एडेड हो या अनएडेड हो, उसके लिए तो बना सकता है कि कोई भी बैकवर्ड क्लास है जो ऐसा एजुकेशनली है या तो इकोनॉमिकली है, वो एडमिशन का प्रोविजन उसके लिए तो बना सकता है। लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये प्रोविजन लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन। वही ईडब्ल्यूएस वाली बात होगी, है ना, कि स्टेट के पास ये स्टेट को ये आर्टिकल 15 का जो एक्सेप्शन है वो एम्पावर करता है कि वो स्पेशल प्रोविजन बना ले किसी भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो कि इंडिया का सिटीजन हो। आगे देखते हैं, स्टेट इज अलाउड टू मेक अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन of up to 10% of seat for such section in admission of educational institute including private educational institute whether aided or unaided by the state except the minority educational institute, है ना। तो फिर वही है कि स्टेट ने बना दिया भाई 10% रिजर्वेशन सीट्स के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए कि भाई एडमिशन में आप अब रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में? जो कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या तो एडेड या अनएडेड हो गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। यही बात हम आगे पढ़ के आए भी हैं। चलिए देखते हैं, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, है ना। तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म हुआ था। अबव एक्सेप्शन सी वाज एडेड बाय द 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। तो जो एक्सेप्शन आर्टिकल 15 का एक्सेप्शन नंबर सी है ना, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस या जिसमें कि किसी भी इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की बात हो रही है, उसको ऐड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 93rd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। कब लाया गया? 2005 में लाया गया। इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविजन, कि इस प्रोविजन को इफेक्ट देने के लिए
सेंटर गवर्नमेंट जो हमारी थी उस टाइम की, वो क्या इनेक्ट करती है, वो इनेक्ट करती है सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006, है ना। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 को इफेक्ट में लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इनेक्ट करती है सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006। क्या 2006? ओके, समझ आई बात। तो अब ये आ जाएगा कि भाई ओबीसी को रिजर्वेशन कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मिला था, तो 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के थ्रू मिला था। और कौन से प्रोविजन के थ्रू मिला था, तो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 के थ्रू मिला था। आगे देखते हैं, प्रोवाइडिंग द कोटा ऑफ 27% फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लास एज ओबीसी इन ऑल सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMs। ओके, तो 27% का कोटा ओबीसी के कैंडिडेट को बोल दिया गया कि भाई 27% का कोटा ओबीसी के कैंडिडेट को मिलेगा किसी भी सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, या तो कि वो IIM हो या IIT हो या कोई भी ऐसा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, उसमें 27% डेटा ओबीसी को दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है फिर। ये तो 2006 में बात कह दी गई अपना सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, अप्रैल 2008 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ बोथ अमेंडमेंट एक्ट एंड द ओबीसी कोटा एक्ट। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करता है वैलिडिटी, किसकी वैलिडिटी, अमेंडमेंट एक्ट जो 93rd था वो उसका, और ओबीसी कोटा एक्ट का। बट कोर्ट डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर एडवांस सेक्शन अमंग द ओबीसी व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द लॉ। ओके, तो कोर्ट 2008 में अपनी सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि भाई आप ओबीसी से क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या बोलती है कि आप ओबीसी कोटा में क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करिए कोटा से, तभी तो जाके जो ऐसा है जिसको जरूरत है कोटे की, वो वहां तक पहुंच सकती है। आगे देखते हैं, चिल्ड्रन ऑफ द फॉलोइंग, अब ये क्रीमी लेयर कौन होगा, एडवांस सेक्शन ऑफ ओबीसी कौन होगा, तो उसके बारे में बताया गया है। चिल्ड्रन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल बिलोंग टू क्रीमी लेयर अमोंग द ओबीसी एंड दस विल नॉट गेट कोटा बेनिफिट, है ना, कि जो बच्चे होंगे डिफरेंट कैटेगरीज के जो नीचे दिए गए हैं, उनके जो बच्चे होंगे वो बिलोंग करेंगे क्रीमी लेयर से ओबीसी में, और इसके लिए इनको कोई भी कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। Person holding constitutional post like president and vice president, judge of Supreme Court, High Court, chairman and member of the UPSC, state PCS, CSC, CAG and so on, है ना, कि अब जो पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जो होल्ड करता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, हाई कोर्ट का जज हो गया, चेयरमैन हो गया, मेंबर हो गया, मेंबर ऑफ यूपीएससी हो गया, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी हो गया, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पीसीएस सर्विसेज हो गया, तो इनके बच्चों को कोटा नहीं मिलेगा ओबीसी में, क्योंकि ये आ जाएंगे क्रीमी लेयर में। अब आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि क्या द्रौपदी मुर्मू के बच्चे हैं जो अपनी प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके बच्चों को क्या ओबीसी कोटा मिलेगा? ओबीसी कोटा खैर वो ओबीसी है नहीं, बट जस्ट सपोज है ना, मान लीजिए मैं एक पोस्ट को ध्यान में रख के ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, हालांकि आई एम अवेयर दैट कि द्रौपदी मुर्मू जी ओबीसी कोटे से बिलोंग नहीं करती हैं, बट कोई भी ऐसा पर्सन जो कि प्रेसिडेंट बनता है और वो ओबीसी कोटे से है, तो क्या उसके बच्चे को ओबीसी कोटा मिलेगा, है ना, ये बात आप मुझे बताइए कमेंट करके। आगे देखते हैं, ग्रुप ए क्लास 1, Group B Class 2, Officer of All India Central and State Services, employee holding equivalent post in PSUs, bank, insurance organization, universities, etc. Also is private employment, है ना, also in private employment की ग्रुप ए और क्लास ए, ग्रुप ए और क्लास ए, ग्रुप बी और क्लास 2 के जो भी ऑफिसर हैं, उनको वो ऑल इंडिया सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज में जो हैं, उनके एम्प्लॉय जो होते हैं वो भी और कुछ ऐसे एम्प्लॉय जो कि इक्विवेलेंट होते हैं पोस्ट इन पीएसयूज, बैंक, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटी में, और इसी पोस्ट पे प्राइवेट एम्प्लॉय भी जो होते हैं, उनके बच्चों को भी हम क्रीमी लेयर में रखेंगे अकॉर्डिंग टू सुप्रीम
कोट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आप समझ गए ना, ग्रुप ए क्लास 1 के बच्चे अगर इतना भी याद रखते हैं तो भी काम बन जाएगा कि भाई ग्रुप ए, ग्रुप बी के बच्चे, ग्रुप ए के ऑफिसर के बच्चे, ग्रुप बी के ऑफिसर के बच्चे, या सेंट्रल स्टेट सर्विसेज के बच्चे, फिर ऐसे हो जाएगा, है ना। ऐसे भी याद रखेंगे तो भी उतना लगभग लगभग काम बन जाएगा। आगे देखते हैं, पर्सन हु आर द रैंक इन कॉलोनल एंड अबव इन द आर्मी एंड इक्विवेलेंट पोस्ट इन द नेवी, द एयर फोर्स एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस, है ना, कि कोई ऐसा पर्सन है जिसका रैंक कॉलोनल का है या उससे ऊपर है आर्मी में, और सेम यही पोस्ट है, इसका इक्विवेलेंट पोस्ट ही है नेवी में या एयरफोर्स में या पैरामिलिट्री में, तो उसके बच्चों को भी ओबीसी कोटा नहीं दिया जाएगा। प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, ऑथर, कंसल्टेंट एंड सो ऑन, कि अगर प्रोफेशन ऐसा है कि भाई आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, अब देखो लॉयर को यहाँ रिकॉग्नाइज किया गया है ना, कि जबकि ऐसे लॉयर्स को बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया नहीं जाता है, बट उनके भी बच्चों को ओबीसी कोटा नहीं मिलेगा। अब देखो बेस पे कितनी सच्चाई है वो तो हम नहीं जानते हैं, है ना, या तो एक बात ये भी है कि जानते भी हैं, बट वही है कि फिर हम इतना डिटेल में जाते नहीं है, है ना। हम ये देख लेते हैं कि प्रोविजन क्या है, क्योंकि बेसिकली हम तैयारी कर रहे हैं, किस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग तैयारी कर रहे हैं एक व्हाइट कॉलर ऑफिसर बनने की, एक ए क्लास ऑफिसर बनने की, बी क्लास ऑफिसर बनने की, तो फिर हमें प्रोविजन पता रहना चाहिए, फिर जो उसको वायलेट कर रहा है उसको तो आगे फिर जो सर्कमस्टेंसेस हो गए वो हम देखेंगे ही, है ना। चलिए आगे देखते हैं, पर्सन इंगेज इन द ट्रेड, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, है ना, कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो इंगेज है ट्रेड, बिजनेस एंड इंडस्ट्री में, उसके बच्चे भी क्रीमी लेयर में काउंट होंगे। अब यहाँ पे ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री का मतलब क्या है, अब यहाँ पे ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री का मतलब क्या है, अब आजकल जो नया ट्रेंड खुल गया है ना हमारे इंडिया में, कि ठेले पे चाय बेच दिए तो फिर हम बन गए बिजनेसमैन, है ना, हमने फिर क्या बोल दिया कि भाई हम तो बड़े बिजनेसमैन हैं, हमने तो चाय की फैक्ट्री खोल दी, चाय का वो ठेला खोल दिया। आजकल लोग क्या मोमो, गोलगप्पा, समोसा जो भी खिला रहे हैं, फिर वो अपने आप को बिजनेसमैन कहने लग रहे हैं, तो वो वाला बिजनेस नहीं है, वो वाला बिजनेस यहाँ पे काउंट नहीं होगा। इस पे एक पर्टिकुलर एक अमाउंट का सीलिंग रखा हुआ है कि इसके ऊपर तक अगर आप कमा रहे हैं या यहाँ तक आप कमा रहे हैं तो आप फिर क्रीमी लेयर में आएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं, people holding agriculture land above the certain limit and vacant land और बिल्डिंग इन अर्बन एरिया, वही वही बात है कि कुछ ऐसे लोग होंगे ओबीसी के जो होल्ड करते होंगे एग्रीकल्चरल लैंड अबव द सर्टेन लिमिट, के कुछ एक लिमिट के ऊपर अगर कोई है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड को होल्ड करता है, या वेकेंट लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ अर्बन एरिया को होल्ड करता है, तो वो भी क्रीमी लेयर में आएगा। एंड पर्सन हैविंग ग्रॉस एनुअल इनकम मोर देन 8 लाख और प्रोसेसिंग वेल्थ अबव द एग्जाम्पशन लिमिट, है ना, तो बेसिकली वही है कि 8 लाख से ऊपर अगर आपकी मंथली सॉरी एनुअल अगर वेल्थ है तो फिर उसके बाद भी आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, ना कि आप रहेंगे प्योर ओबीसी कोटा में। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से लोग बनाए गए अपने क्रीमी लेयर के, ये जानना एक बार हमारे लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। और दूसरा पॉइंट इसमें जो जानना जरूरी है कि 93rd अमेंडमेंट एक्ट किस पॉइंट से रिलेटेड है, एंड ओबीसी को कौन से एक्ट के थ्रू मिला था एडमिशन में 27% कोटा, ये तीनों पॉइंट हमें जानना बहुत ही जरूरी है, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। और क्या क्या कंडीशन है क्रीमी लेयर के, हमने पढ़ा कि भाई कोई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अपना सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, चेयरमैन, मेंबर ऑफ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, कैग वगैरह ये लोग हो गए, ग्रुप ए ग्रुप बी के ऑफिसर हो गए, या तो कोई ऐसा पर्सन हो गया कॉलोनल एंड अब पोस्ट का आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में या पैरामिलिट्री में, और प्रोफेशनल्स हो गए जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, ऑथर एंड कंसल्टेंट वगैरह लोग हो गए, या जो किसी का ट्रेड, बिजनेस या इंडस्ट्री है और वो ओबीसी कोटा से बिलोंग करता है, या कोई भी एक सर्टेन लिमिट के ऊपर तक एग्रीकल्चरल लैंड, अब जैसे हरियाणा और पंजाब के जाट है ना, तो जाट क्या बहुत बड़ी बड़ी लैंड उनके पास रहती है, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी रहती है लैंड की, अब उनको भी ओबीसी में काउंट किया गया है, तो उसमें भी क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना तो जरूरी है ना, कि भाई ठीक है सारे जाट के पास उतनी नहीं है लेकिन मैक्सिमम के पास है। आप देखो यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल का हाल देखिए कि यहाँ पे आपको मतलब क्या छोटी छोटी गाड़ियां मिलेंगी देखने को रोड पे। आप हरियाणा पंजाब में चले जाइए, लैम्बोर्गिनी जैगुआर के नीचे कोई दिखेगा नहीं आपको इतना बहुत ही कॉमन में। ट्रैक्टर वगैरह देखिए किसके घर पे कितने कितने हैं, यहाँ तो लोग फिर वही है ना,
अब वही है सबकी कंडीशन की, इतना वेल्थ नहीं है इन सब ईस्टर्न यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब एरिया में इतनी ज्यादा इतनी प्रॉपर्टी का वेल्थ नहीं है। तो फिर अब हम जब ओबीसी को बेनिफिशियरी बनाना चाहते हैं तो पहले तो हम रियल लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी नीड है। अभी जिसको इनकी नीड भी नहीं, अब जिनके पास है, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके पास है 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ जमीन है। अब वो ओबीसी कोटा लेकर करेंगे क्या? उनको तो उनको वैसे मिल रही है लैम्बोर्गिनी, उनका वैसे शादियां उनकी हेलीकॉप्टर से बारातें जा रही हैं, वो कनाडा में शिफ्ट होने की बातें कर रही हैं, 4-4 एल्बम चला दे रहे हैं, ट्रैक्टर पे गाना बना दे रहे हैं, है ना? पंजाब और हरियाणा में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो अब इनको तो जरूरत नहीं है, तो इनको फिर हम क्रीमी लेयर में बना के इनको एक्सक्लूड कर देते हैं। और फिर जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको सच में जरूरत है, जो ये सारे स्ट्रगल को देख रहे हैं और उनको उनको जरूर, अब जिनको है 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन है भाई, अब उनको जरूरत है ना कि अब हम किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएं या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएं, तो वहां तक सुविधाएं पहुंचना जरूरी है, इसके लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया। चलिए आगे देखते हैं। रिजर्वेशन फॉर द ईडब्ल्यूएस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो एक्सेप्शन नंबर 4 है, ये देखते हैं। अबव एक्सेप्शन 4 वाज एडेड बाय 103 103 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009, है ना? कि जो एक्सेप्शन आर्टिकल 15 का एक्सेप्शन नंबर डी है, जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए प्रोविजन बनाता है, वो कब ऐड किया गया? वो ऐड किया गया 103 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2019 में। In order to give effect to these provisions, central government issue an order in 2019 providing 10% reservation to economically weaker section in admission to educational इंस्टीट्यूट। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ था कि इस 103 अमेंडमेंट एक्ट को इफेक्ट में लाने के लिए क्या प्रोविजन बनाया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है एक ऑर्डर सिर्फ इशू करता है 2009 में कि प्रोवाइड करने के लिए 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को, और ये इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, और ये हो जाता है इम्प्लीमेंट। आगे देखते हैं। बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन कैन बी availed by the person belonging to EWS who are not covered under the any of the existing scheme of reservation of for ST SC and OBC, है ना? कि बेनिफिट उसी को मिलेगा, उसी EWS कैटेगरी के इंसान को मिलेगा जो कि किसी भी एग्जिस्टिंग स्कीम में रिजर्वेशन न प्राप्त करता हो, या जो ST SC OBC से बिलोंग न करता हो और यहाँ से रिजर्वेशन नहीं लेता हो, वो जनरल कैटेगरी का हो, एंड देन वो वीकर सेक्शन हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो सोसाइटी का, तभी उसको जाके ये बेनिफिट ईडब्ल्यूएस का मिलेगा। आगे देखते हैं। आप लोग ये अमेंडमेंट याद रखिएगा, 103 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? ईडब्ल्यूएस के कोटा से रिलेटेड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेट डाउन। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ईडब्ल्यूएस के लिए? पर्सन हुज फैमिली हैज ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो 8 लाख are to be identified as EWS for benefit of reservation। कि अगर कोई पर्सन है जिसकी फैमिली का ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, वो EWS के रिजर्वेशन के लिए बेनिफिशियरी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द इनकम वुड बी इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, कि ये 8 लाख सभी सोर्सेज से इंक्लूड किए जाएंगे, सभी सोर्सेज को मिला के 8 लाख होने चाहिए, कि सैलरी हो, एग्रीकल्चर हो, बिजनेस हो। अब जैसे कोई गाँव में क्या होता है, आप गाँव में क्या, शहर में भी अगर कोई ऐसा पर्सन है थोड़ा ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर वो आता है, तो उसमें क्या होगा कि एक वो छोटी सी नौकरी करता होगा जिसमें कि उसको 2-4-10 हजार रुपया सैलरी मिलता होगा। उसके बाद उसके कुछ गांव में एग्रीकल्चरल लैंड होंगे जिससे वो उतना बेनिफिट नहीं पाता होगा। उसके बाद गांव में जो लैंड है, तो गांव में वो रहता नहीं है, वो थोड़ा शहर में रहता है, तो गांव की वैसे इतनी खेती बाड़ी होनी, वैसे भी आजकल खेती का क्या हाल है हम सभी को पता है, कुछ छिपा नहीं है ना? अपने पंजाब के इतने बड़े बड़े किसान हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। आगे देखिए, फिर सैलरी पाता, फिर उसका एग्रीकल्चर से उतना प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा है, फिर वो क्या करता है बंदा, वो शाम को एक रेडी कोई लगा देता है 2 घंटे 4 घंटे के लिए, कि भाई यहाँ से हमें कुछ मिल जाए। तो वो सारा भी इनकम मिला के अगर उसका 8 लाख से कम होता है, देन वो फिर एलिजिबल होगा ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पर्सन हुज फैमिली वोन्स or possess any one of the following asset are to be excluded from the being identified as the EWS irrespective from the family income। ओके, कि अगर कोई पर्सन है जिसकी फैमिली ये सारी चीजों को पोजेस करती है, रखती है अपने पास, वो एक्सक्लूड हो जाएगी EWS के कोटा से
कोटा EWS कैटेगरी से आइडेंटिफाई होने से वो एक्सक्लूड हो जाएगी, मतलब उसको नहीं माना जाएगा EWS के अंदर, EWS के कैटेगरी के अंदर कि अगर कोई पर्सन या उसकी फैमिली के पास 5 एकड़ का एग्रीकल्चरल लैंड हो या इससे ज्यादा हो, रेसिडेंशियल फ्लैट हो 1000 स्क्वायर फीट का या उससे ऊपर हो। अब जैसे आपके पास शहर में फ्लैट हो गया, आपके पास तो क्या ही होगा, आपके पेरेंट्स के पास हो जाएगा, है ना। आपके पेरेंट्स के पास हो गया 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट हो गया, आप एक्सक्लूड हो गए फिर। अब जो भी हो हाल, लेकिन हो गया एक्सक्लूड। रेजिडेंशियल प्लॉट फॉर 100 स्क्वायर यार्ड अबव द नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज की, अगर म्युनिसिपैलिटी से नोटिफाइड 100 स्क्वायर यार्ड का भी रेजिडेंशियल प्लॉट है तो भी आप एक्सक्लूड हो गए। और अगर रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड है जो कि म्युनिसिपैलिटीज में मेंशन नोटिफाइड नहीं है तो भी आप एक्सक्लूड हो गए हो। समझ आई बात। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आप EWS कोटे से बिलोंग नहीं करेंगे। अगर ये सब चीजें आपके पास है तो आप EWS कोटे से बिलोंग नहीं करेंगे। आगे चलिए। तो ये सारी बात है कि प्रॉपर्टी, फिर आगे प्रॉपर्टी की बात कही गई है, और फिर फैमिली की जो ये करती है, पर्सन हु सीक टू बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन हर पेरेंट बिलो द एज ऑफ 18। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। बेसिकली इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने करा दिया। अब देखो हर लाइन अगर हम पढ़ने चले जाएं तो फिर वही बात हो जाएगी कि फिर लाइन ही पढ़े जा रहे हैं हमें, फिर ये अपना क्या 1500-1600 पेज का बुक भी कंप्लीट करनी है जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं और मैक्सिमम मैं कवर करवा देती हूँ। अगर आप लोगों को कहीं, अब ये जो 2 पॉइंट है इसको आप खुद से भी रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बहुत ज्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ऐसा चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आप एक बार अगर रीडिंग कर रहे हैं कर लीजिएगा, इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, इसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जितनी मैंने हाईलाइट करी है और जितनी मैंने डबल हाईलाइट करी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। सिंगल हाईलाइट पे भी आप लोग इतना मत जाइएगा। रीडिंग करने के लिए 1 2 3 रीडिंग करने के बाद आप लोगों को 3 4 रीडिंग करने के बाद खुद समझ में आ जाएगी कि क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा जो ये पॉइंट है ना नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, आर्टिकल 15 के अंडर में जो हमें मिलता है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है स्टेट या कोई भी इंडिविजुअल, आर्टिकल 15 के अंदर आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, वो हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। बहुत ही अच्छे और बहुत डिटेल तरीके से मैंने इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ जाए। चलिए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।